बीती 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब पर जो विवाद हुआ और उसके बाद में हिंसा भड़क गई। अब इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। हालांकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो एक पक्ष के थे, जो हिंदू संगठन के लोग थे, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में शाम को उनको जमानत दे दी, जबकि जो दूसरे पक्ष के जो मुस्लिम लोग हैं उनको गिरफ्तार भी लगातार किया जा रहा है और उनके जमानत के तो कोई ठिकाने नहीं है। लेकिन साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी एक ही समाज पर कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस हिंसा का जो मुख्य आरोपी थे वो फहीम खान था। उसको गिरफ्तार कर किया जा चुका है और पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। हालांकि फहीम खान के घर पे जो बुलडोजर का जो एक्शन है वो भी हुआ और प्रशासन ने उसके घर का जो एक हिस्सा था वो अतिक्रमण कर रखा है ये बोल के ढहा दिया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने हिंसा के मामले में फहीम खान समेत 2 आरोपियों के घरों को जो ढहाने पर सोमवार को रोक लगा दी। जो पुलिस प्रशासन जो है वो और सरकार है वो ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो उसने रोक लगाई थी इस बुलडोजर कार्रवाई पे, क्योंकि एक ही समाज के ऊपर चल रहा था और जो बुलडोजर कार्रवाई सरकारों की मनमानी से चल रही थी, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि पहले आप पूरी उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं वो कहीं भी मानने को तैयार नहीं है और अपने हिसाब से वो बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि नागपुर हिंसा के अंदर भी फहीम खान और एक और दूसरे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। फहीम खान का 2 मंजिला घर था, अदालत के आदेश से पहले ही ढा दिया गया और मौका भी नहीं दिया कि वो अदालत जा सकें। और दूसरा जो यूसुफ शेख हैं, उनके घर के अभी बताया कि अवैध हिस्सा कुछ था, तो उसको भी हटाने की कार्रवाई की गई और अदालत के आदेश के बाद रोक दी गई। दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दायर की और जल्द सुनवाई की मांग की। जस्टिस नितिन सामरे और जस्टिस वैशाली जोशी की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करी और पीठ ने सवाल किया कि कथित अवैध हिस्से को उठाने से पहले मकान मालिकों से बात क्यों नहीं सुनी, उनकी बात सुननी चाहिए थी। बेंच ने कहा कि यह कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना ही एक दमनात्मक तरीके से किया है, मतलब एक तरीके से दमन कर दिया। और फहीम खान की ओर से पेश हुए वकील अश्विनी इंगोले ने कहा कि अदालत ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को भी तय की गई। अश्विनी इंगोले ने दावा किया कि पीठ ने कहा कि यह निष्कर्ष निकलता है कि तोड़फोड़ अवैध रूप से की गई है तो अधिकारियों को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। और सोमवार को सुबह फहीम खान के 2 मंजिला जो मकान है उसको अनाधिकृत निर्माण के कारण नगर निकाय के अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस बल वालों की मौजूदगी के दौरान उसको ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य आरोपी यूसुफ शेख के महल इलाके स्थित मकान के अवैध रूप से निर्मित हिस्से पर भी कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि नागपुर के महल इलाके में 17 मार्च को हिंसा के सिलसिले में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। खैर, जब उन्होंने आवाज उठाई थी तो उनके खिलाफ दर्ज होना ही था, बाकियों ने तो खैर कुछ किया नहीं था। और 17 मार्च को जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हिंसा हुई उस सिलसिले में गिरफ्तार किया और इस मामले में 100 से अधिक लोगों को शामिल बताया। हिंसा मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि क्षतिग्रस्त संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि जिन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था और जो वहां पर उन्होंने औरंगजेब का कब्र का विरोध किया था और उस दौरान उन्होंने जो कलमा लिखी आयत कुरान की आयतें लिखी, जो चादर थी वो जलाने का आरोप है, उसके वीडियो भी हैं। तो क्या उन लोगों को दंगाइयों में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या दंगाइयों के अंदर सिर्फ एक ही समाज को शामिल किया जाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि बुलडोजर भी चलाएंगे, बुलडोजर उन्होंने चला भी दिया। और वीडियो फुटेज का विश्लेषण अब वो कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, कई वीडियो जो सामने आए हैं उसके अंदर साफ लग रहा है कि दंगाई कौन है, पहचाने जा सकते हैं। और
अब ये सरकार और सरकार की जो पुलिस और प्रशासन वो किस तरीके से इन दंगाइयों को पहचान के और कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो भी इस घटना के सिलसिले में अपडेट होगा हम आपको बताएंगे।